अवधारणा हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का उपसर्ग टॉपिक पढ़ेंगे। उपसर्ग टॉपिक के बारे में कहा जाता है कि सर ये तो याद करने का टॉपिक है, लेकिन इसमें भी हम जितना समझा जा सकता है समझने का प्रयास करेंगे। हम ये देखेंगे कि उपसर्ग टॉपिक को भी कैसे समझा जा सकता है, कौन से तरीके हैं जिससे उपसर्ग को पढ़ने पर हमें उपसर्ग अच्छी तरह समझ में आ सकता है। तो मैं आपको वे महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूं जिनको आपको ध्यान में रखकर उपसर्ग टॉपिक को पढ़ना है। उपसर्ग की परिभाषा की बात करते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए अर्थ का बोध कराते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के लिए क्या काम में लिया गया? शब्दांश। ये शब्द नहीं है, शब्दांश शब्द के अंश है। इनका पृथक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये किसी शब्द में लग जाते हैं तो उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? तीन तरह की परिस्थिति हो सकती है। शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है, एक नया ही शब्द बन जाता है। हार एक शब्द है, हार यानी पराजय होती है, गले का हार होता है, लेकिन इसमें आ उपसर्ग जुड़ने पर आहार बन गया, आहार यानी भोजन हो गया। तो यहां पर पूरा ही आपके अर्थ परिवर्तित हो गया। शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता आ जाती है, विलोम शब्द बन जाता है। ज्ञान है, उसमें अ उपसर्ग जुड़ा, अज्ञान शब्द बन गया। यहां भी शब्द का अर्थ परिवर्तित हो गया। तीसरी संभावना कि शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता, परिवर्तन तो होता है लेकिन विशेष परिवर्तन नहीं होता। जैसे भ्रमण में परि उपसर्ग लगाने पर परिभ्रमण शब्द बन जाता है, जो लगभग से समान से। तो कहने का अर्थ है कि तीनों ही परिस्थिति में आपने देखा कुछ ना कुछ शब्द के अर्थ में परिवर्तन जरूर होता है। यह शब्द नहीं है, यह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, या कह सकते हैं नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, विदेशी भाषा के उपसर्ग होते हैं। इन सब उपसर्ग को पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताने वाला हूं कि उपसर्ग को कैसे पहचाना जा सकता है, क्योंकि एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वे ऐसे ही आएंगे कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको उपसर्ग की पहचान करनी पड़ेगी। तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी हम करते हैं। मैं आपको यहां तरीका बताने वाला हूं किस तरीके से आपको हिंदी में किसी शब्द में उपसर्ग की पहचान करनी है। तो यहां पे आपने देखा मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, ऊपर एक लाइन लिखी है कि उपसर्ग युक्त शब्दों में मूल शब्दों का पता कर उपसर्गों को पहचाना जा सकता है। भाई एक तो मूल शब्द होता है, उस शब्द के पूर्व में उस शब्द के आगे उपसर्ग लग जाता है। तो आप वो जो मूल शब्द है उसको पहचान लोगे तो जो बचेगा वो आपके उपसर्ग हो जाएगा। तो उपसर्ग युक्त शब्दों में हमें मूल शब्दों को पहचानना है। अगर हमने मूल शब्दों को पहचान लिया तो हम उपसर्ग को आसानी से पहचान सकते हैं। पहला शब्द आपके सामने अनुशासन। अनुशासन शब्द को ध्यान से देखो तो आप यहां देखेंगे कि आपको यहां पे एक शब्द दिख रहा है, शासन। अब अगर आपने शासन शब्द को पहचान लिया, मूल शब्द क्या है? शासन। इस शासन शब्द को पहचान लिया तो आप देखेंगे क्या बचा? क्या बचा? अनु बचा। तो यहां पर आपके अनु उपसर्ग हो गया। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट शब्द क्या? अवशेष। अवशेष में आप देखो, इसको तोड़ने का प्रयास करो और देखो कि कोई शब्द निकल के आ रहा है क्या। तो यहां आप देखेंगे शेष शब्द निकल के आ रहा है। इधर आपने अगर शेष लिखा तो यहां क्या बचा? यहां आपके औ बच गया। तो यहां पर कौन सा उपसर्ग हो गया? यहां पर आपके औ उपसर्ग हो गया। फिर से देखते हैं निवास। निवास में देखो आप कौन सा शब्द दिख रहा है आपको? यहां पे वास मूल शब्द नजर आ रहा है। मूल शब्द की अपन ने पहचान की, वास मूल शब्द की यहां पे पहचान की। तो नीचे पूर्व में क्या बचा? पूर्व में आपने देखा नी बचा। तो यहां पर आपके नी उपसर्ग हो गया। बिल्कुल आसान है। तो ऐसे शब्द जिनमें आसानी से मूल शब्दों का पता किया जा सकता है, वहां पर आसानी से उपसर्ग का भी पता किया जा सकता है। फिर से देखते हैं अध्यक्ष, प्रत्येक, संदेह। यह क्या है? यह संधि युक्त शब्द है। अब यहां पर आप आसानी से मूल शब्द का पता नहीं कर सकते।
ऐसे शब्द जिसमें मूल शब्द का पता नहीं कर सकते आसानी से, या यूं कहूं कि जिसमें संधि युक्त शब्द है, जहां पर संधि है शब्द के अंदर, वहां पे आपको संधि विच्छेद करना होगा। अगर आपको संधि विच्छेद करना आता है तो आप उपसर्ग को आसानी से पहचान सकते हैं। तो उपसर्ग पढ़ने से पहले मेरी राय यह है कि आप संधि टॉपिक जरूर पढ़ें। मेरे चैनल पर भी संधि के वीडियोज है, आप जाकर देख सकते हैं। संधि के बेसिक कॉन्सेप्ट को वहां समझाया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे अध्यक्ष शब्द है, इसकी संधि करनी पड़ेगी। यहां पर आप देख रहे हैं कि अधि प्लस अक्ष से अध्यक्ष का निर्माण होता है। अधि प्लस अक्ष से अध्यक्ष का निर्माण होता है। अध्यक्ष का संधि विच्छेद अधि प्लस अक्ष होता है, जो संधि टॉपिक में हमने पढ़ा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अक्ष और अधि में जो पूर्व में क्या आ रहा है, अधि आ रहा है, तो यहां पर क्या हो गया, अधि उपसर्ग हो गया। संधि युक्त शब्दों में आपको संधि विच्छेद करके उपसर्ग का पता करना है। दूसरा शब्द है प्रत्येक। प्रत्येक में क्या होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक से प्रत्येक बनता है। तो यहां पर क्या आया, प्रति, तो यहां पर आपके प्रति उपसर्ग हो गया। ऐसे ही संदेह का संधि विच्छेद करेंगे तो यहां पर आपको प्राप्त होगा सम प्लस देह, तो यहां पर आपके सम उपसर्ग हो गया। जिन शब्दों में आसानी से मूल शब्द का पता चलता है वहां पर हम उन्हें विभाजित कर मूल शब्द का पता कर सकते हैं। संधि युक्त शब्दों में हमें संधि विच्छेद करना होगा। संधि विच्छेद करने के पश्चात हमें मूल शब्द और उपसर्ग का पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपको उपसर्ग की पहचान करनी है। उपसर्ग हिंदी भाषा में भी होते हैं, संस्कृत भाषा में भी होते हैं और विदेशी भाषा के भी उपसर्ग होते हैं। ये काफी सारे उपसर्ग है जो आपके सामने है। मैं चाहूं तो आपको एक एक उपसर्ग को बोल बोल कर बता सकता हूं कि दर उपसर्ग का अर्थ में होता है, फिर इसका प्रयोग दरअसल होता है, दरखास्त होता है, दरबार होता है। बार बार मैं इन शब्दों को बोल सकता हूं जो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आपको इनको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। जो समझने योग्य भाग है मैं आपको यहाँ पर वही बताऊंगा, बाकी आप इन्हें कहीं से भी देख सकते हैं। लेकिन उपसर्ग पढ़ने के लिए आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है जिससे आपका उपसर्ग इजी बन जाए, उपसर्ग टॉपिक आपका इजी बन जाए। तो लास्ट में मैं कुछ आपको स्पेशल पॉइंट्स बताता हूं। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि उपसर्ग युक्त शब्दों में मूल शब्द ज्ञात करना है, उपसर्ग का पता लग जाएगा। ये देखो आराम से मूल शब्द दिख रहा है, इसमें दान मूल शब्द है, इसमें राम मूल शब्द है तो वी उपसर्ग हो गया, इसमें अध पक्का में पक्का मूल शब्द है, निदान में दान मूल शब्द है तो नी अध वी प्रति ये उपसर्ग हो गए। उपवन में आप देखेंगे तो वन मूल शब्द है तो उप उपसर्ग हो गया, गमन मूल शब्द है तो आ उपसर्ग हो गया, नति मूल शब्द है तो अ उपसर्ग हो गया। तो यहां पर आप आसानी से देख सकते हैं, यहां पर आपको मूल शब्द आसानी से पता चल रहा है। तो मूल शब्द के अलावा जो बचा हुआ आपका उपसर्ग हो गया। सेकंड पॉइंट आपको यह देखना है कि संधि युक्त शब्दों में आपको क्या करना है, संधि युक्त शब्दों में आपको संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करने के पश्चात जो प्राप्त होता है वह आपका उपसर्ग होगा। जैसे अन्वीक्षण की संधि विच्छेद अनु प्लस इक्षण होती है तो अनु उपसर्ग हो गया। अनुदित में भी अनु प्लस उदित होता है तो अनु उपसर्ग हो गया। अति उपसर्ग हो गया, अति उपसर्ग हो गया, सु उपसर्ग हो गया, अनु हो गया, अप उपसर्ग हो गया। यहां का संधि विच्छेद करने पर आपको उपसर्गों का आसानी से पता चल सकता है। लेकिन निम्न परिस्थिति में संधि विच्छेद के अनुसार उपसर्ग का निर्धारण नहीं करना है। इसके कुछ एक्सेप्शन है जहां पर आपको संधि विच्छेद नहीं करना है। वे एक्सेप्शन कौन से हैं? विसर्ग संधि के उदाहरण जिनमें बीच में श यानी आधा स आए, तीनों प्रकार के आदेश से आते हो, तो वहां पर आपको देखना है वहां पर आप कौन सा उपसर्ग करेंगे। वहां पर आप देखेंगे तीनों परिस्थिति में आपके सामने निस, दुस और निर। जैसे कि अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नी है प्लस चय होगा, नी है प्लस शुल्क, नी है प्लस कर्ष, यहां पर विसर्ग आएगा। तो नी है जो विसर्ग युक्त उपसर्ग नहीं होते हैं, इनके उपसर्ग में क्या होगा, इनके उपसर्ग में ये स लग जाएगा। यहां पर सभी में स लग रहा है। स भी कौन सा लग रहा है आप देख सकते हैं। यहां पे इसी स में इस उपसर्ग की पहचान करनी है। तो जहां पर आप देखेंगे विसर्ग संधि के जो एग्जाम्पल आ रहे हैं जिसमें अर्ध स आ रहा है, अर्ध स वाले एग्जाम्पल आ रहे हैं, वहां संधि करने पर नी है और दू है, संधि करने पर यह प्राप्त होते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है नी है और दू है उपसर्ग नहीं होते हैं। उपसर्ग में यहां पर आपके ये स जुड़ जाएगा, यहां पर स जुड़ जाएगा, निस हो जाएगा, यहां पर आपके दुस हो जाएगा। और
नीचे आप जो देख रहे हैं वहां पर आपके निर उपसर्ग हो जाएगा, यहां भी आपके ये नि है नहीं होगा, नि है की जगह निर उपसर्ग हो जाएगा। यानी उपसर्ग में आप देख रहे हैं तो निस दुस और निर आ रहा है, और संधि विच्छेद करने पर नि है, दु है और नि है आना है। तो यहां पर आपको संधि विच्छेद करने के पश्चात जो ये प्राप्त हो रहे हैं इनको प्रयोग में नहीं लेना है, यहां पर आपको इनको प्रयोग में लेना है। तो यहां पर ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहां पर आपको संधि विच्छेद के अनुसार नहीं चलकर निस दुस और निर उपसर्ग का प्रयोग करना है। निस और दुस में भी आप देख रहे हैं तो यहां पे दंते सह का प्रयोग करना है, इसी वाले सह का प्रयोग करना है। तो ये एक अलग से एक्सेप्शन है। लास्ट में हम बात करते हैं पर और परा उपसर्ग की। पर और परा उपसर्ग ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए, और यहां से क्वेश्चन भी आता है, इसीलिए मैंने इसको एक पॉइंट में शामिल किया है। पर और परा उपसर्ग का निर्धारण कैसे करें? पर और परा उपसर्ग से जितने भी शब्द है, पराजय, परासित, पराधीन, परोपकार, पराभव, पराक्रम, यहां से आपको देखना है कि शब्द का अर्थ क्या निकल के आ रहा है। यहां पर आपको देखना है कि पर उपसर्ग का मतलब होता है दूसरों के या दूसरों पर। तो जहां पर यह भाव आ रहा है शब्द में दूसरों के या दूसरों पर, वहां पे आपको पर उपसर्ग का प्रयोग करना है। जैसे कि पराश्रित में क्या है? दूसरों पर आश्रित होता है, तो दूसरों पर आश्रित पराश्रित होता है, तो दूसरों पर जो भाव आ रहा है तो यहां पर आप देखेंगे कि पर उपसर्ग होगा जबकि परा उपसर्ग नहीं होगा। यहां पर आपको आसानी से पता चल रहा है कि जय मूल शब्द है तो परा उपसर्ग है। यहां पर आपने देख लिया जहां आसानी से पता नहीं चल रहा कि पर होगा या परा होगा, तो आप देखेंगे शब्द का अर्थ क्या है। शब्द का अर्थ अगर दूसरों के दूसरों पर अधीन है तो वहां पे आपके पर उपसर्ग का प्रयोग होगा, क्योंकि पर उपसर्ग का अर्थ होता है दूसरों के या दूसरों पर। तो दूसरों के या दूसरों पर जो अर्थ निकल रहा है, जहां पर बीच में जो भाव में दूसरों के या दूसरों पर भाव आ रहा है, तो वहां पे आपके पर उपसर्ग होगा। पराधीन क्या होता है? दूसरों पर अधीन, दूसरों के अधीन, दूसरों के अधीन, दूसरों पर अधीन अर्थ निकल के आ रहा है, तो यहां पर भी आपके पर उपसर्ग होगा। परोपकार में क्या है? दूसरों पर उपकार, तो यहां पर भी दूसरों पर अर्थ निकल कर आने के कारण यहां पर भी पर उपसर्ग होगा। ऐसे ही आप यहां पे देखेंगे तो बाकी में पराभव में ये अर्थ निकल के नहीं आ रहा है, तो यहां पर परा उपसर्ग हो गया, पराक्रम में भी परा उपसर्ग हो गया। तो इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट होने पर आपको मूल शब्द का भाव देखना है। मूल शब्द के भाव में दूसरों पर या दूसरों के अर्थ प्रकट हो रहा है, तो वहां पर आपको पर उपसर्ग करना है, बाकी में आपको परा उपसर्ग करना है। तो इन कुछ 3-4 बातों का ध्यान रखना है। इन बातों को अपने माइंड में रखकर आपको सभी जितने भी उपसर्ग हैं हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के, उनको 2-3 बार रिवाइज कर लेना है। इसके बाद में हम उपसर्ग के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और कुछ बाकी रहा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर इस पर चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।